क्लास 9th वाले सभी दोस्त ध्यान देंगे। यहाँ पर आप लोगों को पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी पार्ट का नाम है। इस पार्ट के सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पर बताए जाएंगे। देखिए मैं बता देता हूँ आपको पहले ही, जितना यहाँ पर मैं बताऊँगा उतना ही आपको याद करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्कसंगत है। अब इस क्वेश्चन में आपको कितना उत्तर लिखना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद का अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करना उचित नहीं है। समय के साथ हर चीज़ में परिवर्तन होता है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, उस परिवर्तन को सहज स्वीकार करना चाहिए। यहीं तक आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ से लिखना है, इसलिए किसी समय की अपने समय से तुलना करना तर्कसंगत नहीं है। ये आपका एक उत्तर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। जितने भी दोस्त हमारे 9th वाले जुड़ रहे हैं, यदि आपके दोस्तों ने भी इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है, उनका भी छूट रहा है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही यदि इसका PDF आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसी लिंक के नीचे हमारा एक और चैनल है, उसकी लिंक भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें आपको कितना लिखना है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, ये विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है। तो यहाँ पर लिखिएगा, उस समय लड़कियों को पढ़ाना लोग ठीक नहीं मानते थे। घर गृहस्थी के साथ रामचरितमानस आदि धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने योग्य शिक्षा ही लड़कियों को दिलाई जाती थी, लेकिन रामस्वरूप ने लड़की के भविष्य का ध्यान रखते हुए उससे BA तक शिक्षा प्राप्त कराई। ये है उसकी जागरूकता तथा लड़कियों के प्रति जिम्मेदारी के भाव को प्रकट करता है। बस यहीं तक आपको इसमें लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वे उचित क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पर स्टार्ट करना है। यहाँ से अपनी बेटी उमा का रिश्ता तय करते समय उसके पिता रामस्वरूप ये अपेक्षा करते हैं कि वे लड़के वालों के सभी प्रश्नों के उत्तर उनके अनुकूल दे। उमा पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की है, उसमें सोचने समझने तथा अपनी बात रखने की योग्यता है, इसी कारण वे अपने अनुसार जवाब देती है। यहीं तक आपको इसमें लिखना है दोस्तों, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न आएगा, ज़्यादा बड़े बड़े उत्तर याद नहीं करना है। लगभग 30 से 40 शब्द ही आपको 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको करने की आवश्यकता नहीं। 5 भी रहने दीजिए, और यदि आपको करना है तो जहाँ तक ये निशान लग रहे हैं यहाँ तक आप कर सकते हैं। किसी को करना है तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकता है और यहाँ से यहाँ तक लिख सकता है। किसी को यदि करना है तो वैसे करने की आवश्यकता नहीं है। छठा प्रश्न करेंगे यहाँ पर, और इस पाठ के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। वो आपको जब हमारे पूरे पाठ हो जाएंगे 5 ही, उसके लास्ट में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खालिस्तान, जोड़ी, सत्य असत्य, एक वाक्य में, एक शब्द में, सब उत्तर आपको मिल जाएंगे वस्तुनिष्ठ सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिएगा, समाज को स्वाभिमानी, साहसी, निर्भीक तथा सशक्त व्यक्तित्व की आवश्यकता है। शंकर जैसे हीन व्यक्तित्व वाले समाज को पतन की ओर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करना है। दूसरी ओर उमा ने BA उत्तीर्ण कर लिया है। वह समझदार, जागरूक तथा स्वाभिमानी लड़की है। समाज को उमा जैसी लड़की की आवश्यकता है, जो समाज को कहाँ ले जाती है, विकास के मार्ग पर ले जाएगी। यहाँ तक लिखना है, बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखेंगे। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक पूरी तरह सटीक तथा उपयुक्त है। रीढ़ की हड्डी का शरीर को समुचित आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होगी तो आदमी हीन व्यक्तित्व वाला होगा। यहीं आपको इतना ही यहीं तक लिखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां, कथावस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का प्रमुख पात्र मानते हैं और क्यों।
तो इस एकांकी की कथा वस्तु में प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उमा उपस्थित रहती है। राम स्वरूप, प्रेमा, गोपाल प्रसाद आदि सभी के वार्तालाप के केंद्र में उमा ही है। राम स्वरूप के घर पर हो रही तैयारी उमा के देखने आने वालों के लिए है। देखने वाले उमा के विषय में ही जानना चाहते हैं। फिर यहाँ से लिखेंगे हम, इसलिए कथा वस्तु के आधार पर उमा ही एकांकी का प्रमुख पात्र है। इतना आप यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। यह आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। नवा छोड़ दीजिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी यदि कोई करना चाहता है तो कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ये कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर, इस एकांकी का उद्देश्य है, लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, इस एकांकी का उद्देश्य लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं को उजागर करना है। ये सामाजिक समस्या है। लड़के वाले लड़की वालों को है दृष्टि से देखते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। इसी भावना में बहकर वे गुण को भी दोष मान बैठते हैं। यहीं तक आपको लिखना है, ठीक है। जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको रहने दीजिए क्योंकि एक ही प्रश्न आएगा पूरी कृतिका से, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो यहाँ तक कर लेना, ठीक है। ये आपका पूरा पाठ कंप्लीट हो गया। जल्दी ही आपको माटी वाला पाठ मिलने वाला है। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो अभी हमारा पाठ आने वाला है माटी वाली पार्ट 4 कृतिका भाग 1, तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। और जितने भी दोस्त हमारे 9th वाले जुड़ रहे थे, आप सभी ध्यान देना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं लिखा है तो इन सरल प्रश्नों के सभी सरल उत्तरों को याद कर ले अच्छे से, क्योंकि अर्धवार्षिका परीक्षा आपकी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। सभी ध्यान रखें। और उसके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने डालना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में माटी वाली पाठ के साथ।